गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन है ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन है और इस सेशन के अंतर्गत हम अब ओशिनोग्राफी का जो सेक्शन हमने पढ़ा था रिलेटेड टू ओशनिक सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, उनके बारे में जो आपके डाउट्स हैं उनको लेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल आया कि व्हाट इज़ ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी जैसा हम सभी ने अपने पहले ही चैप्टर में देखा था कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो फंडामेंटली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज़ फिज़िकल ज्योग्राफी जिसको हम भौतिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम मानव भूगोल के रूप में देखते हैं। अब जो हमारी भौतिक भूगोल है वो 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला जिसमें हम ज़मीन की स्टडी करते हैं जिसको हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरा जिसमें हम एयर की स्टडी करते हैं उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। तीसरा जिसमें हम वाटर की स्टडी करते हैं, ओशंस की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ओशिनोग्राफी। और इसी तरह चौथा सेक्शन था जिसको हम बायोज्योग्राफी कहते हैं, जैव भूगोल कहते हैं, जिसमें हम जीव जंतुओं के स्पेशियल डिस्पर्सल की बात करते हैं। तो ओशिनोग्राफी फिज़िकल ज्योग्राफी का एक सब पार्ट है जिसमें हम ओशंस के डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं कि उनका फ़िज़िकल स्टेट क्या है वाटर का, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिले हुए हैं, इन सब की हम स्टडी करते हैं। देन हम उनके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। ओशनिक वाटर किन किन केमिकल्स के एसोसिएशन से बना हुआ है, कौन कौन से उसमें डिज़ोल्व केमिकल्स हैं। तीसरी चीज़ हम उसमें लाइफ की स्टडी करते हैं। हम उसमें पाए जाने वाले जो फिशेस हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसी तरह हम पाए जाने वाले कोरल्स की स्टडी करते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टडी करते हैं, उनके टेम्परेचर और बहुत सारी एसोसिएटेड फिनोमेना की स्टडी करते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चौथी जो चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ओशनिक डायनेमिज्म, जिसमें हम टाइड, वेव्स, करंट्स और सुनामी, इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इस तरह जो हमारी समुद्र विज्ञान है या जो हमारी ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी इज़ द सब ब्रांच ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी दैट डील्स विद द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस along with their physical, chemical, biological and dynamic properties। तो इस तरह हम महासागरों की विभिन्न गुणों का अध्ययन करने वाले जिस विज्ञान को पढ़ रहे हैं उसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, ओशिनोग्राफी कहते हैं। अब ओशिनोग्राफी में जो हमारा ये वाला सेगमेंट था जिसमें हमने टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के बारे में पढ़ा, तो सैलिनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक छात्रा ने प्रश्न पूछा है कि सैलिनिटी क्या होता है। तो सैलिनिटी देखिए एक ख़ास तरह का गुण है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों का जो जल है वो नमकीन पानी है, और इस नमकीन पानी का जो नमक है वही हमारी सैलिनिटी है। तो सैलिनिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी हम 1000 ग्राम पानी लेते हैं, यानी 1 लीटर पानी लेते हैं, उस 1 लीटर पानी में कितना नमक है वही सैलिनिटी है। तो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक औसत नंबर निकल के आता है जो उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है कि किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के साल्ट्स हमारे ओशंस में डिज़ोल्व हैं। अब ये जो सैलिनिटी है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इस पे एसोसिएटेड है, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव फैक्टर है बहुत सारी चीज़ों का। जैसा हमने अपने चैप्टर में देखा कि जो ओशनिक सैलिनिटी है उसका एक एसोसिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, उसका एक एसोसिएशन होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ, उसका एसोसिएशन होता है फ्रेश वाटर के इनफ्लो के साथ। इसी तरह जो सैलिनिटी है बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित भी करती है, जैसे ओशनिक वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर का या उसके टेम्परेचर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो सैलिनिटी की अमाउंट पर और सैलिनिटी के लेवल्स पे ही निर्भर करती है। तो इस तरह सैलिनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे ओशंस की है, जिस पे ओशनिक डायनामिज्म, यानी आप देखेंगे आगे जब हम मूवमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे,
हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे या हम करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इन करंट्स के मूवमेंट में साल्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साल्ट डिटरमाइन करता है कि किस तरह से करंट फ्लो करेंगे। तो इस तरह सैलिनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है ओशनिक वाटर की, जो अमाउंट ऑफ साल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर को दिखाता है, यानी प्रति 1000 ग्राम पानी में कितना नमक घुला हुआ है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल से हमने 1 लीटर पानी लिया और जब हम उसको बॉयल करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि चीज़ों को गर्म करने पे वो बॉयल होने लगती हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भी बॉयल होने लगता है और इवेपोरेट होने लगता है। थोड़ी देर बाद उस 1 लीटर पानी का ज़्यादातर हिस्सा उड़ जाता है और पीछे जो बचता है एक वाइट कलर का जो सब्सटेंस बचता है वो सॉल्ट होता है। और चूँकि ये सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है तो इसको हम मेजर करते हैं और वही एवरेज नंबर हम एसोसिएटेड करते हैं उस वाटर बॉडी के साथ जो वहाँ निकल के आता है। मैंने क्लास में बताया था कि इसको इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल होता है जो लगभग परसेंटेज के सिंबल से मिलता है। जहाँ परसेंटेज 100 को रिप्रेजेंट करती है, वहीं सैलिनिटी का जो सिंबल है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो 1000 को एसोसिएट करता है, यानी पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना नमक है। आगे देखिए, जो हमारा ओशनिक वाटर है उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने देखा था कि एक डायरेक्ट आउटकम है जो हमारा इंसोलेशन हमें अर्थ पे मिल रहा है, और किस लेटीट्यूड पे कोई भी वाटर बॉडी है, ओशन वाटर बॉडी है, वो वहाँ के टेम्परेचर को रिटेन करती है और उसी से उसका टेम्परेचर हाई होता है। सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस के नीचे का टेम्परेचर और बिल्कुल बॉटम का टेम्परेचर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हम जब किसी भी जगह के टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं किसी भी वाटर बॉडी की, तो सरफेस लेयर के बाद की जो लेयर आती है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये एक वो जोन होती है जहाँ टेम्परेचर विद डेप्थ बहुत तेज़ी से गिरता है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो थर्मोक्लाइन किससे एसोसिएटेड है? रैपिड डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर से। वहीं जब हम ओशनिक सैलिनिटी की रैपिड डिक्लाइन वाली लेयर में आते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ होती है हेलोक्लाइन। सॉरी, हेलोक्लाइन वो एरिया होता है जहाँ पे रैपिड डिक्लाइन ऑफ ओशनिक सैलिनिटी होता है। आप सभी जानते हैं हेलो मीन्स सॉल्ट होता है, तो हेलोक्लाइन जोन ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ सैलिनिटी होता है ओशंस के अंदर। इसी तरह एक और चीज़ होती है जो बहुत सारे डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व वाटर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जिसमें सॉल्ट भी होता है, बहुत सारी डस्ट भी होती है, बहुत सारे पॉलेंस भी होते हैं। इन सभी के यदि हम एसोसिएशन को देखें वाटर बॉडी में, तो जिसके कारण हम डेंसिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ओशंस की डेंसिटी को भी दिखाने के लिए एक लाइन होती है जिसको पायरोक्लाइन कहते हैं, जो उस जोन को दिखाती है जहाँ पर सरफेस के नीचे रैपिड डिक्लाइन इन ओशनिक डेंसिटी होता है। रैपिड चेंज आप कह सकते हैं कि रैपिड चेंज होता है, डिक्लाइन होगा या इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स ओशन टू ओशन। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे और पता होनी चाहिए। हेलोक्लाइन जो रैपिड चेंज इन सॉल्ट को दिखाता है, थर्मोक्लाइन जो टेम्परेचर के डिक्लाइन को दिखाता है या टेम्परेचर के चेंज को दिखाता है, और उसी तरह पायरोक्लाइन भी एक ऐसी लाइन है जो डेंसिटी के चेंजेस को इंडिकेट करती है, डिनोट करती है। ओशंस में हम जैसा जानते हैं स्टूडेंट्स के जो वाटर है वो एक फ्लूइड है, उसमें डायनामिज्म है, वो बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो कई बार ऐसी डायनामिज्म जनरेट होती है हमारे ओशंस में जो जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग क्या होता है? जो नीचे जो पानी है जो हाई डेंसिटी का है, जिसमें न्यूट्रिशन रिच है, वो कई बार ओशन की डायनामिज्म के कारण, ओशन वाटर मूवमेंट के कारण वो ऊपर की तरफ आ जाता है, इसको अपवेलिंग कहते हैं। अब ये अपवेलिंग एक्वेटिक लाइफ के लिए जो ओशंस में फिशेस मिलती हैं या और तरह की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन एरियाज़ में अपवेलिंग हो रही है, यानी न्यूट्रिशन रिच जो प्लैंक्टॉन्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे फिशरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आप देखेंगे जो हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं ज्योग्राफी में जहाँ
बड़ी मात्रा में फिशेस पकड़ी जाती हैं, वो सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ अपवेलिंग बहुत अधिक हो रही है। पेरुवियन कोस्ट एक ऐसा है जहाँ पर जो ओशनिक करंट्स हैं, जो पेरुवियन करंट है वो अपवेलिंग को प्रमोट करती है, जिसके कारण जब जब अपवेलिंग का एरिया मिलता है, जब जब अपवेलिंग लाइक कंडीशंस होती हैं, बड़ी मात्रा में फिशेस मिलती हैं। आगे देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया वो आया ओशनिक करंट्स एंड सैलिनिटी के बारे में और टेम्परेचर से एसोसिएशन के बारे में। देखिए, वाटर जो है, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब कि वो फ्रीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जब वो मूव करता है तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मिक्सिंग के थ्रू बदलता रहता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है, वाटर जब मूव करता है, चाहे मान लीजिए उसका हायर टेम्परेचर है, जब वो मूव करता है लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करते हुए टेम्परेचर वाटर बॉडी का डिक्लाइन हो जाता है। इसी तरह यदि हम अपने ओशंस में टेम्परेचर को देखें तो आप पाएंगे कि हमारे ओशंस के अंदर बहुत सारी ओशनिक करंट्स चलती हैं। ये ओशनिक करंट्स जो हैं जिस एरिया में कोल्ड वाटर लेके जाती हैं, जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पे देखें, अपने अटलांटिक ओशन में एक स्ट्रीम चलती है गल्फ स्ट्रीम, एक बहुत तेज़ गति से चलने वाली जो समुद्री धारा है, जो अपना जो वार्म वाटर है वो कोल्डर यूरोपियन कंट्रीज़ में ले जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि उस एरिया में जहाँ पर ये अपना टेम्परेचर वाला हाई टेम्परेचर वाला वाटर ले जाती है, कोल्डर एरियाज़ में भी ओशनिक वाटर रिलेटिवली वार्म मिलता है। उसी तरह जहाँ जहाँ कोल्ड करंट बहती हैं, वो कोल्ड करंट ओशनिक टेम्परेचर को ड्रास्टिकली रिड्यूस करती हैं। न केवल ओशनिक करंट्स टेम्परेचर को चेंज करती हैं, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन रखती हैं, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट मिक्सिंग करती हैं, जिससे जो हमारी सैलिनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मिक्सिंग के कारण सैलिनिटी कम हो जाती है। जो हमने पढ़ा था, जो इनक्लोज सी हैं जहाँ मिक्सिंग नहीं होती, वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलता है और मिक्सिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो पैचेस हैं वहाँ पे रिलेटिवली हायर जो आपकी सैलिनिटी मिलती है। जो ओपन सी हैं वहाँ पर जहाँ करंट मिल रही हैं, वो करंट हार्मोनाइज डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं हमारे सैलिनिटी को, और आप देखेंगे जिन जिन एरियाज़ में ओशनिक करंट्स हैं वहाँ रिलेटिवली जो हमारी सैलिनिटी है वो कम मिलती है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, जैसे हम जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा सी है, वहाँ पर हमारी ओशनिक करंट्स इस तरह की हैं कि वो एक ख़ास तरह का इनक्लोज्ड सी बनाते हैं, जिसको हम सारगोसा सी कहते हैं। सारगोसा सी जो सारगोजम वेजिटेशन मिलती है उसके कारण उसका नाम दिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का साइक्लिक मूवमेंट मिलता है हमारे ओशन वाटर बॉडीज़ का, यानी जो हमारी करंट्स हैं, जिसके कारण यहाँ पर सैलिनिटी हाई मिलती है। तो इस तरह जो इनक्लोज्ड एरियाज़ बनते हैं वहाँ सैलिनिटी हमेशा ज़्यादा मिलती है, चाहे वो इनक्लोज्ड बाय द मीन्स ऑफ जो करंट्स हैं उनसे मिले, चाहे वो हमारी लैंड मासेस से इनक्लोज हो, सभी जगह हायर सैलिनिटी मिलती है। आगे एक प्रश्न आया कि सोर्स क्या है हमारी सैलिनिटी का, जो ओशंस में जितना नमक मिलता है वो कहाँ से आता है। तो मेजर सोर्स जो स्टूडेंट्स हमारे सैलिनिटी का है वो हमारी रिवर्स हैं। रिवर्स जो हैं आप सभी जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो बहुत सारे जो केमिकल्स, बहुत सारे साल्ट्स जो हमारी अर्थ सरफेस पे मिलते हैं उनको डिज़ोल्व करते हुए लाते हैं, और साल दर साल काफ़ी हज़ारों सालों से वो डंप करते जा रहे हैं ओशंस के अंदर, जिसके कारण आप देखेंगे कि हमारे ओशंस जो इनिशियल ओशंस थे उनमें सैलिनिटी बहुत कम थी, लेकिन आज जो सैलिनिटी है वो बढ़ के 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गई है, जो एवरेज सैलिनिटी है, और कई तो और भी बहुत ज़्यादा सैलाइन है। तो जो सैलिनिटी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो वाटर है, जो ड्रेन होके हमारे वाटर बॉडीज़ में गिर रहा है। आप देखेंगे कि जो रिवर्स हैं वो थोड़ी करके बड़ी मात्रा में साल दर साल साल्ट लाती हैं, और साल्ट रिवर्स में रिलेटिवली साल्ट कम मिलता है, लेकिन चूँकि वो अपने सारे साल्ट को वाटर बॉडीज़ में ओशंस में डंप करती हैं, जिसके कारण उनकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने अपने इस सेक्शन में, इस चैप्टर में देखा कि
जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे ओशंस हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यदि हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी देखें तो आप पाएंगे कि इक्वेटोरियल एरिया पे जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, फ्रेश वाटर की इनफ्लो ज़्यादा है, वहाँ पर सैलिनिटी कम मिलती है। और उसी तरह जो हमारे पोलर रीजन्स हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर बाय द मीन्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो वो भी बहुत आता है, बर्फ़ पिघलने के कारण भी बड़ी मात्रा में जो साफ़ पानी आता है, जिसके कारण जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं वहाँ भी सैलिनिटी कम है। लेकिन जब हम मिड लेटीट्यूड्स की बात करते हैं जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, और रेनफॉल तो कम होती है, साथ ही मेल्टिंग ऑफ स्नो के कारण भी फ्रेश वाटर नहीं है, जिसके कारण आप देखेंगे यहाँ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन है। क्लाउड फ्री स्काई रहने के कारण यहाँ पे साल के ज़्यादातर समय बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण वाटर बॉडीज़ में फ्रेश वाटर कम होता है और नमक ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने जब पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नमक है, वो सारी की सारी इन मिड लेटीट्यूड वाले रीजन्स में ही मिलती है। जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि कोई स्पेसिफिक रूल लागू नहीं होता वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे आप यदि इक्वेटोरियल एरिया पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सरफेस के ऊपर क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत है, रेनफॉल अधिक है, तो सैलिनिटी कम है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। उसी तरह जब हम पोलर एरियाज पे जा रहे हैं तो पोलर एरियाज़ पे भी सरफेस पे क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत है, मेल्टिंग ऑफ स्नो बहुत है, जिसके कारण सरफेस पर जो सैलिनिटी है वो कम है, नीचे जाते हैं फिर सैलिनिटी बढ़ रही है। जो हमारे मिड लेटीट्यूड वाले रीजन्स हैं, मिड लेटीट्यूड वाले रीजन्स में आप देखेंगे कि सैलिनिटी सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे स्लाइड डिक्लाइन हो रही है और फिर वो बढ़ने लगती है। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, बल्कि जोन वाइज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो हर जगह अलग अलग प्रकार से मिलता है। इस चैप्टर में हमने एक इमेजिनरी लाइन की बात की थी जो जिसको हम आइसोहेलाइन लाइंस कहते हैं। ये लाइंस वो लाइन हैं जो ओशंस में उन प्लेसेस को मैच करती हैं जहाँ पर सेम लेवल ऑफ सैलिनिटी मिलता है, यानी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कनेक्ट करती हैं उन प्लेसेस को, उन जोन्स को जहाँ पर सिमिलर सैलिनिटी मिलती है। क्योंकि सैलिनिटी को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मैप पे हम आइसो लाइंस का यूज़ करते हैं। तो ये आइसो लाइंस हैं। जो आइसो लाइंस आप हमेशा ध्यान रखें कि कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो उन पैरामीटर्स को इंडिकेट करती, उन पैरामीटर्स के आधार पर प्लेसेस को मैच करती हैं जो समान वैल्यू वाले होते हैं। आइसो मीन्स सिमिलर वैल्यू ऑफ सैलिनिटी आइसोहेलाइन कहलाती है। उसी तरह जब हमने प्रेशर की बात की थी तो आइसो बार कहा था। इसी तरह जब हमने टेम्परेचर की बात की तो आइसोथर्म कहा था। उसी तरह सेम सैलिनिटी वाले एरियाज़ को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, इनको आइसोहेलाइन लाइन कहते हैं। जैसा हमने अभी पीछे भी बात की कि एक छात्रा का प्रश्न आया कि मेजर कैसे करते हैं सैलिनिटी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सैलिनिटी एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर है जो ओशंस की प्रॉपर्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओशन के हम डायनामिज्म यदि देखें, उनकी हम एक्वेटिक लाइफ देखें तो सभी कुछ सैलिनिटी बाउंड होती है। तो सैलिनिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया और जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, पीछे जो बचता है नमक बचता है। तो हम एक रेशियो निकालते हैं कि फ्रेश वाटर के, यानी जो टोटल वाटर था उसके रेफरेंस में कितना आपका साल्ट बच गया, उसको हम ग्राम्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इतना साल्ट था। तो ये साल्ट के मेजरमेंट किया जाता है। इस तरह साल्ट का जो नंबर है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ पे एवरेज सैलिनिटी है 35, तो ये एवरेज है, यानी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे सैलिनिटी इससे कम होगी और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ सैलिनिटी से बहुत ज़्यादा होगी। तो एवरेज हम इसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ओशनोग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सटेंसिव सर्वे किए हैं, जिसके आउटकम में
हमें लगभग सभी अर्थ की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी सैलिनिटी आइडेंटिफाइड है। अच्छा, अब एक और बहुत रोचक प्रश्न आया। मैंने आपको बताया था कि लेक वॉन जो है उसमें 330 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मिलता है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें डेड सी है, लेक वॉन है, या इंडिया की बात करें तो सांबर लेक है। यहाँ पर सैलिनिटी जो है एवरेज से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब एवरेज है सिर्फ 35 और आपकी लेक वॉन में मिलती है सैलिनिटी 330 ग्राम्स ऑफ साल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा है। अब इतनी हायर सैलिनिटी क्यों मिलती है, तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। सबसे पहला, लेक वॉन जिस मिड लेटीट्यूड में पड़ता है, ये टर्की में है, तुर्की में ये लाई करता है। तो जिस रीजन में ये है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, फ्रेश वाटर की इनफ्लो कम है, रिवर्स इस वाटर बॉडी में ना के बराबर आके गिरती हैं, ये इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है। तो यहाँ क्या है कि फ्रेश वाटर कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ज़्यादा है तो साल्ट की कंसंट्रेशन यानी जो रेशियो है वो साल्ट का बहुत बढ़ जाता है वाटर के कंपैरिजन में। आप देखिए 330 ग्राम्स ऑफ वाटर में 330 ग्राम्स जो साल्ट है पर 1000 लीटर ऑफ ग्राम वाटर में, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि यदि इस वाटर बॉडी में कोई आदमी गिर भी जाता है तो डूबता नहीं है, क्योंकि सैलिनिटी उसको तैराती रहती है। तो इसी तरह जो वाटर बॉडीज़ मिड लेटीट्यूड में हैं, जहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रेश वाटर की इनफ्लो कम है, जो डेजर्ट के पास हैं, क्योंकि जब डेजर्ट के पास होंगी तो वहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्लाउडीनेस बहुत कम होता है, तो उन सभी जगह जो हमारी सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप इंडिया के रेफरेंस में देखें तो सांभर लेक जो है जयपुर के पास है, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्टिक एरिया है और बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, फ्रेश वाटर ना के बराबर है। जो रिवर्स आ रही हैं वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सैलाइन है। तो इस तरह से जो वाटर बॉडीज़ जहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा है, इनक्लोज्ड हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, वहाँ सभी जगह सैलिनिटी एवरेज सैलिनिटी से बहुत अधिक मिलती है। अब एक और प्रश्न आया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझ के लिए कि सैलिनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ें कि हमारे पानी की सैलिनिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ओशंस जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है और ये सैलिनिटी बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसे पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको ये चेंज करती है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ सैलाइन ज़्यादा है वहाँ फ्रीजिंग देर में होती है। तो इस तरह फ्रीजिंग पॉइंट को प्रभावित करता है पहला। दूसरा, सैलिनिटी जो है वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिन जगहों पर ज़्यादा सैलिनिटी मिलती है वहाँ पे फिशेस भी कम मिलती हैं, अलग तरह की फ़िशेस होती हैं, फ्रेश वाटर की फ़िशेस अलग होती हैं और सॉल्ट वाटर की फ़िशेस अलग होती हैं। इसी तरह यदि हम कोरल की ग्रोथ देखें, कोरल पॉलिप्स होते हैं जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो वाटर में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं, इनकी ग्रोथ भी आउटकम होती है सैलिनिटी पर। सैलिनिटी रेगुलेटेड ग्रोथ होती है इनकी। यदि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी मिलती है या बहुत कम सैलिनिटी मिलती है तो कोरल्स उतनी ग्रो नहीं कर पाते जितने वो नॉर्मली करते हैं। इसी तरह जो सैलिनिटी है वो टेम्परेचर के रिटेंशन में, हमारी ओशनिक करंट्स की मूवमेंट में, इस तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सैलिनिटी जो है उसकी स्टडी। आप देखेंगे जब भी कभी हम क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी या बहुत सारे फिज़िकल पैरामीटर्स देखते हैं तो हम उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ते हैं जिनका एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है अदर चीज़ों पर। तो सैलिनिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो ओशन की डायनामिज्म, ओशन में बायोटिक लाइफ और उसकी जो फिज़िकल स्टेट है, जो केमिकल स्टेट है, सभी जगह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। तो इस तरह आज के ये कुछ जो डाउट्स आपकी तरफ से पूछे गए ये थे। आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप उस ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।